हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और ये वीडियो जो है डेली 8 बजे आती है शाम को। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, 8 बजे जो हम मिक्स एमसीक्यू की वीडियो लेके आते हैं। और इसी की तरह जो है 6 बजे मैं एक वीडियो डेली पोस्ट करूँगा अब जियोग्राफी की, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से जो है हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। आज जो है थोड़ी लेट हो गई थी वीडियो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इसमें हम जियोग्राफी जो है डिस्कस करेंगे 6 बजे, और 8 बजे जो है मिक्स एमसीक्यू रखूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि हमारी आज 11वीं क्लास है मिक्स एमसीक्यू की। और इससे पहले 10 क्लासें लगा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाके जो है आप सारी क्लासें हमारी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी डिस्कस किए हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुलिंद लोग हिमाचल प्रदेश की शारदा नदी के किनारे रहते थे। इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो कुलिंद कौन थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, इसके बारे में जो भी आपका डिस्कशन रहेगा, वो मैं जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री शुरू करूंगा हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शारदा नदी के किनारे रहते थे, इसका जो उल्लेख है वो मिला था हमें महाभारत में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत लिखी किसने थी, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो वेद व्यास ने लिखी थी, ठीक है। और इसका जो है ओरिजिनल नेम एग्जामिनर पूछ लेता है, इसका ओरिजिनल नेम या ओल्ड नेम, ठीक है, इसका पुराना नाम या ओरिजिनल नाम इसका बताइए आप। तो जय संहिता आपको याद करना है, जय संहिता जो इसका ओरिजिनल नेम है, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जय संहिता। उपनिषदों से पूछता है क्या? तो धार्मिक ग्रंथ है, इसकी संख्या है 108। वहीं कि अगर हम वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या है 6, और अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। वेदांग 6 है, और वेदों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वेदों की संख्या है 4 और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नौर जिले की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार कितनी है? तो 2011 में हमारी जनगणना हुई, उसके अनुसार जो किन्नौर हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जनसंख्या है 84,121। और ये जो जनगणना है हमारी 2011 में हुई थी, तो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, 15 थी, ठीक है। एग्जामिनर पूछता क्या क्या है वो देख लीजिएगा। ये पूछता है पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। पूछता है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। और नियमित जनगणना क्या होती है? मतलब इसके बाद जो भी जनगणना होगी वो रेगुलर टाइम पीरियड पे होगी, यानी इसके बाद जो है हर 10 साल बाद हमारी जनगणना करनी शुरू हुई। तो जो है अभी हमारी 2011 में जनगणना हुई, कौन सी जनगणना थी? ये थी हमारी 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना थी, जिसके अनुसार हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहीं से मैंने आपको एक दिन करवाया था एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि चर्चा में है। ये सरकार जल्द ला रही है इसको, अभी जो हमारी 2021 की जनगणना होगी उसमें आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके 15 पॉइंट रखे हैं। आपका जो है जेंडर क्या है, आपकी एज कितनी है, आप व्यवसाय क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह से इसके 15 पॉइंट है जो कि इसमें दर्ज किए होंगे, ठीक है। एनपीआर की तरह ही एक मिलता जुलता है एनआरसी। किस स्टेट से रिलेटेड है? असम स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो असम में जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इन्होंने लागू कर दिया है, तो इनको जो है एनपीआर से बाहर रखा जाएगा, असम स्टेट को। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोल डैम परियोजना की उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? देखो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारी वीडियो है इसके जो है 4-5 क्वेश्चन मेरे से जो है कट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लास्ट में जो है मैंने कुछ गलती कर दी, जिसकी वजह से वो कट हो गए। काफ़ी क्वेश्चन जो है इसमें मैं लेके आया था, लेकिन वो कट हो गए, तो उसके लिए माफ़ी। कोल डैम की जो परियोजना है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे, ये है 800 मेगावाट, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं से एग्जामिनर पूछता है कि किसकी सहायता से या किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा ये चलाई जा रही है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दिल्ली में। कब बना था? 1975 में बना था। मेगावाट से मैंने आपको वॉट बताया था, वॉट जो है किसका यूनिट है? पावर का यूनिट, ठीक है, शक्ति का यूनिट है। एक हॉर्स पावर में कितनी शक्ति होती है? 746 वॉट। एक हॉर्स पावर होता है आपका 746 वॉट। अच्छा, कोल डैम से हम बात कर रहे थे, तो कोल डैम जो है बिलासपुर प्लस मंडी के अंदर है आपका, ठीक है। कौन सी रिवर के ऊपर है? एग्जामिनर पूछता है सतलुज रिवर के ऊपर है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय यानी इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, तो यहाँ पे जो है स्थानांतरित किया था इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर 1941 में, ठीक है। थल सेना से जो है आपको कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, थल सेना का जो है दिवस पूछते हैं,
थल सेना दिवस तो 15 जनवरी आपको याद करना है। 15 जनवरी को जो है हम आर्मी डे मनाते हैं। और यहीं से दो टर्म है COS और CDS। CDS अभी आपने सुनी होगी तो चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो कौन बने हमारे? बिपिन रावत। बिपिन रावत अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, कौन से नंबर के? पहले नंबर के, ठीक है। COS का मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी आपके जो भी थल सेना अध्यक्ष होते हैं वो कौन है अभी करंट टाइम में? मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना अध्यक्ष कौन से है हमारे? मनोज मुकुंद नरवणे। और CDS है विपिन रावत। थल सेना दिवस हम कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को। अच्छा, थल सेना के जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है जो कि एग्जामिनर पूछता है। एक तो पूछेगा आपसे ऑपरेशन जो है ब्लू स्टार कब हुआ था? तो 1984 में। ऑपरेशन जो है मेघदूत कब हुआ था? ये भी जो है 1984 में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें पवन जो ऑपरेशन था कब हुआ था? 1987 में। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है। तो ये जो मलाना गांव है कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। कुल्लू से मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें खीर गंगा झरना भी यहीं पे है, विशिष्ट झरना भी यहीं पे है, ठीक है। और कुल्लू का दशहरा जो कि वर्ल्ड फेमस है, दशहरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का? कुल्लू का दशहरा। तो यहाँ से आप याद कीजिएगा। कुल्लू का मैप मैं नहीं लगा पाया तो वरना मैं आपको बताता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जो ये बुक लिखी गई है लाइफ डिवाइन, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है आपके अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष ने एक और बुक लिखी है वंदे मातरम। वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो एक गीत लिखा था वंदे मातरम, लेकिन अगर पुस्तक की बात करें तो पुस्तक लिखी है अरविंद घोष ने, ठीक है। सावित्री भी एक और इन्होंने पुस्तक लिखी है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी से हम देख लेते हैं तो इन्होंने आनंद मठ करके लिखा था, आनंद मठ, ठीक है। इसी में से जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, कौन सा? वंदे मातरम, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 2 पुस्तकें लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और वहीं पे हम बात करें ग्लिम्पेज वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पेज वर्ल्ड हिस्ट्री GWH लिख रहा हूँ मैं से, एक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, महात्मा गांधी ने जो है एक पत्र यानी क्या कहते हैं हम इसको, न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम है हरिजन। और वहीं पे बात करें इनकी बुक की तो इनका जो बुक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक पुस्तक की काफ़ी फेमस, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वहीं पे अगर हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद की तो उन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। IW ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। और एक क्वेश्चन जो है पूछता है न्यू इंडिया बुक किसने लिखी? न्यू इंडिया बुक, ठीक है। तो ये लिखी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारा जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है उसे भी लिखा था, ठीक है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इन्हें जो है 1913 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। किस क्षेत्र में? लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा साहित्य लिखा इन्होंने? गीतांजलि लिखी, काफ़ी फेमस है इनकी ये गीतांजलि। इसके लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया कब? 1913 में। और ये पहले भारतीय बने जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ जो है 1901 से देने शुरू हुए हैं, किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, ठीक है। दिए कहाँ जाते हैं ये भी पूछता है, तो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर ये दिए जाते हैं, ठीक है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। अल्फ्रेड जो नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है? यानी शेरशाह सूरी मार्ग किसे कहते हैं? तो नेशनल हाईवे 1, ठीक है। नेशनल हाईवे 1 को हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो पहले जो था ये नेशनल हाईवे 1 ये 4 देशों से जाता था आपका, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से भी होकर जो है जाता था। अगर हम सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल तो हमारा अपना है, बांग्लादेश। इन 4 देशों से होकर जाता था। ब्रिटिश काल में जो है काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि उस समय जो है यही एक साधन था इधर उधर आने जाने का। और 4 देशों से शेरशाह सूरी मार्ग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसने जो है इसका विनिर्माण कराया, ठीक है। इसने जो है इसे दोबारा जो है इसकी मरम्मत कराई थी और इसके ऊपर जो मील के पत्थर थे यानी जो स्टैंस के पत्थर लगाए थे वो शेरशाह सूरी ने लगवाए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी
शिक्षा नीति 2020 है भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन थे जो कि डिलीट हो गए इसे मुझसे। वन नीति के बारे में मैंने बताया था, संविधान सभा के बारे में, तो इसमें बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में जारी 2020 की जो शिक्षा नीति है, ये हमारी भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यहीं से हम जो है जो शिक्षा नीति हमारी कौन सी है, थर्ड है। इससे पहले जो है सबसे पहले हमारी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। फर्स्ट कब आई थी, 1986 में। उसके बाद 1992 में जो है संशोधन किया गया और अभी 2020 में शिक्षा नीति आई। अब यहाँ से आपको एक टर्म याद करनी है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। तो जो ये हमारी शिक्षा नीति 2020 है, इसका जो मसौदा है वो किसने तैयार किया, तो कस्तूरी रंगन ने 2019 में इसका जो भी ड्राफ्ट था वो तैयार किया था कि किस तरह से हमारी शिक्षा नीति रहेगी। और 21 बेस पे है, ये 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित है, ठीक है। जो हमारी पहले की नीति थी वो 10+2 पे लेवल पे आधारित थी। ये जो है 5+3+3+4 मॉडल पे आधारित है। और किसने जो है मसौदा तैयार किया इसका ड्राफ्ट, तो ये आपके कस्तूरी रंगन समिति जो थी उन्होंने इसे तैयार किया, ठीक है। 2020 में आई हमारी थर्ड शिक्षा नीति। और शिक्षा नीति 2020 आई, इसे लागू करने वाला पहला राज्य पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कर्नाटक। और वहीं पे अगर हम बात करें MHRD, ठीक है, सुना होगा आपने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इसका नाम भी बदलकर अब क्या कर दिया गया है, ये हमारी जो मिनिस्ट्री थी इसका नाम बदलकर कर दिया गया है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है भारत के, ठीक है, ये है रमेश पोखरियाल जो है अभी करंट टाइम में हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशधारा जल नदी विवाद, वाटर डिस्प्यूट है किन राज्यों के बीच में, ठीक है, कौन सी स्टेट के बीच में है। ये है आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, इन दो स्टेटों के बीच में है वंशधारा नदी जल विवाद, ठीक है। उड़ीसा से जो है ये वंशधारा नदी निकलती है, चर्चा में रहा है इसलिए मैंने पिकअप किया है, पूछ लेता है एग्जामिनर। तो वंशधारा जो है कहाँ से निकलती है, नदी उड़ीसा से निकलती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है इसका डिस्प्यूट है, इसका विवाद है। एक जो है टर्म आती है ISRWD, ठीक है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये एक्ट आया था कब, 1956 में। ये जो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक्ट आया था 1956 में। इसके तहत अगर कोई जो है राज्य इस विवाद से निपटना चाहता है तो केंद्र सरकार को जो है संबोधन कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट से जो है अनुरोध कर सकता है कि उसके इस मामले में सहायता करे। तो जो है समिति थी जिसे उड़ीसा गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस समिति को जो है उड़ीसा गवर्नमेंट थी जिसने जो है इस एक्ट का यूज़ करते हुए इस एक्ट के क्लॉज 3 का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो विवाद है इसे सुलझाया जाए, ठीक है। और इससे इम्पोर्टेंट कुछ एक मैं और जल विवाद बता देता हूँ आपको। एक आता है एग्जाम में कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। दूसरा आता है आपका मांडवी नदी जल विवाद, मांडवी नदी जल विवाद। देखिए, कावेरी नदी जो जल विवाद है ये आपका बेसिकली है कौन कौन से राज्यों के बीच में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है हमारी यूटी है उसके बीच में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और मांडवी जो नदी जल विवाद है ये है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। एक्ट जरूर याद कीजिएगा कब आया था, 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयालुदुथुराई एक नए जिले का गठन किस राज्य में हुआ है, ठीक है। तो मयालुदुथुराई जो नया जिला बना है कौन सा है, एक तमिलनाडु जो स्टेट है हमारी वहाँ में एक नया जिला बना है। और अभी यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो गई, टोटल 38 जिले हो चुके हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। अगर हम सीएम की बात करें तो के पलानीस्वामी जो है अभी करंट टाइम में यहाँ के सीएम है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। भारतनाट्यम आपने सुना है, भारतनाट्यम का संबंध किससे है, तो ये भी जो है तमिलनाडु से है, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी यहीं पे है। एक यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है राजकीय खेल है उसे एग्जामिनर जरूर पूछता है, सादुगुडू। सादुगुडू क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, राजकीय खेल है यानी स्टेट गेम है। एक और टर्म आपने सुनी होगी, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू की चर्चा में रहा था, ठीक है। इसे 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन कर दिया गया था। मैंने जो भी आपको पीछे वीडियो कराई थी उसमें मैंने पेटा आपको कराया था, ठीक है।
पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है। इसने जो है पिटीशन दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जल्लीकट्टू जो है इसमें जानवर है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए इसे बंद किया जाए। तो 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जल्लीकट्टू जो है बंद होना चाहिए। तो जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका मानना है कि हमारा पुराना खेल है, जब लगभग 2000 साल पुराना ये खेल है, अभी भी गांव में लोग बनाते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया है। तमिलनाडु कब बना था? तो 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजर गन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो टीजर गन जो है एक प्रकार की गन है जो कि पुलिस वालों को दी जाती है, ठीक है। जैसे पहले पिलेट गन होती थी उसी की तरह टीजर गन है। भारत के जो अलावा अन्य देश है वो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी वेल डेवलप्ड कंट्री है उसका यूज़ करती थी, लेकिन अभी भारत में पहला जो राज्य बना वो है गुजरात। इसका प्रयोग करेगा अपनी पुलिस के लिए। और मैंने आपको बताया था पुलिस मैनुअल को लॉन्च करने वाला सेकंड राज्य भी यही बना था, फर्स्ट था आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुलिस मैनुअल को लॉन्च करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश और सेकंड बना था गुजरात। लेकिन अभी टीजर गन के मामले में गुजरात पहला राज्य बन गया है। टीजर गन में क्या है, जो भी क्रिमिनल होगा या कोई भीड़ होती है, कई बार पुलिस को जो है लाठीचार्ज करना पड़ता है या कई बार जो है पिलेट गन का यूज़ करना पड़ता है, तो उस दशा में जो है टीजर गन का यूज़ किया जाएगा। इसमें जो है जिसके ऊपर भी ये टीजर गन चलाई जाएगी उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का थोड़ा सा झटका लगेगा, जिससे उसका वो अंग जो है प्रभावित हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पहले यही गुजरात से बात कर ले हैं, ठीक है। गुजरात जो है सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला राज्य है, यानी तटीय सीमा वाला राज्य है। और वहीं पे बात करें नमक की प्रोडक्शन में नंबर 1 है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा जो है नमक कहाँ प्रोड्यूस होता है, उत्पादन होता है नमक का? गुजरात के अंदर। कच्छ का रण कहाँ से रिलेटेड है? ठीक है, वाइट एक रेगिस्तान है, सफेद रेगिस्तान के नाम से इसे जानते हैं हम, ये भी गुजरात के अंदर। नेक्स्ट देखिए, गुजरात में ही आपकी सरदार पटेल की ऊंची मूर्ति है जिसकी हाइट है 182 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन भी होती है सूर्य पे, हीलियम भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितनी? 71, लगभग 71% के आसपास, ठीक है, सॉरी 73% के आसपास, 73.46 के आसपास। हीलियम की बात करें, हीलियम जो है यहाँ पे 24.5% यानी 25% आप इसे मान के चलिए, हीलियम इतनी पाई जाती है। ऑक्सीजन 0.72% के आसपास, ठीक है। और अन्य गैसें पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हुई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है सूर्य के ऊपर, ठीक है। सूर्य की जो बाहरी सतह है इसका टेम्परेचर पूछता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसे मापा किससे जाता है? पायरोमीटर। सूर्य का जो टेम्परेचर है, जो अधिक टेम्परेचर होते हैं उन्हें किसी सहायता से मापते हैं? पायरोमीटर से सहायता से, और इसी से जो है ये मापा जाता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, तो उस समय जो सूर्य का भाग दिखता था, थोड़ा सा हमें भाग दिखता है, उसे हम कहते हैं सूर्य की रेट, जिससे कौन सी रेस उत्पन्न होती है? एक्स रे। तो कौन सी रे उत्पन्न होती है? एक्स रे, ठीक है। सूर्य का प्रकाश धरती पर कितनी देर में आता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है। लेकिन आपको कई बार क्या होगा, 20 सेकंड भी दे रखा होगा, 17 सेकंड भी दे रखा होगा, 18 सेकंड भी दे रखा होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो जो भी 16.6 के नियर बाय आपको ऑप्शन दिखेगा उस पर आप टिक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कोशिका की खोज यानी सेल की जो खोज है वो किसने की? तो सेल एक काफ़ी बड़ा अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, तो इसकी खोज जो है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? ये भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी? ये की थी 1665 में। बेंटिंग ने किसकी खोज की थी? आप मुझे बताओगे, ठीक है। लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, और वहीं पे आपके जो एंटीजन है उनकी खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। और फंक ने जो है खोज की थी विटामिन की। विटामिन की खोज कितने की थी? फंक ने की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में था आज, ठीक है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। हो जाता है कई बार मेरी जो है टंग ट्विस्ट हो जाती है, आगे पीछे बोल देता हूँ मैं, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।